देखो ये आता है तुम्हारा पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में जैसे ना तुम यहाँ पे हो सब, तुम ना क्या करते हैं, पहले परचेज़ करते हो गुड्स एक्स वाई जे से, पीच क्यू आर से, ए बी सी से तुमने परचेज़ किया। फिर परचेज़ किया तो इसमें ना तुमने ऑलरेडी इन लोगों को टैक्स मिला करके पे कर दिया है। फिर उसके बाद से तुम जब आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो तुमने इतना इतना टैक्स लगाया और उन लोग से कलेक्ट कर लिया है। मतलब तुमने इतना इतना टैक्स तुम लोग उन लोग से कनेक्ट कर लिया है। तो तुम क्या करोगे ना, तुम और पहले तो ये जो सप्लायर यहाँ पे ये GSTR 1 फाइल करेगा। GSTR 1 में अपना स्टेटमेंट, उसमें कितना इतना बेचे हैं, और ये GSTR 2 भी में तुम्हारे जिस GSTR रिसिपेंट GSTR 2 भी में अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम भी GSTR 1 फाइल करोगे। तो GSTR जब तुम 1 फाइल करोगे तो तुम GSTR 1 फाइल करोगे तो तुम बताओगे कि तुमने क्या क्या सेल किया है, तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है। तो ना इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इट रिफ्लेक्ट दी कैश बैलेंस वो करता है। और जो क्रेडिट लेजर होता है लाइबिलिटी, इट रिफ्लेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टुवर्ड द गवर्नमेंट। जब तुम GSTR 1 तुम बताओगे कि कितना कितना सेल की हो, कितना कितना वो की हो, तो तुम्हारी एक तरीके से लाइबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट तुम्हारी अराइज हो जाती है कि तुमको इतना क्या करना है, तुमको पे करना है। ठीक है, तुमको पे करना है। लेकिन क्या हुआ है कि जब जब उसने 2B फाइल की थी, तो मतलब कि तुमने ना क्या कर दिया है, तुमने एक तरीके से इतना इतना ना तुमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था। अब तुम क्या करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ना तुम अवेल्ड करोगे। तुम अवेल्ड किए यहाँ पे, अवेल्ड किए, और जब तुम क्लेम करोगे तो जैसे ही जब तुम क्लेम करोगे तो जैसे कि तुमने यहाँ पे तुमने देखो यहाँ पे वो क्लेम किया है, तो तुमको इतना इतना तुमको टैक्स पे करना है। ठीक है, और फिर तुम चले जाओगे ई कैश लेजर में ना तुम सबसे पहले अपना अमाउंट तुम भरोगे। जैसे तुम्हारे पास तुमने तुमने क्या किया है, तुमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में से तुमने अमाउंट को क्रेडिट किया है, 50-50 हज़ार तुम्हारे पास इतना बैलेंस है, और तुम्हारे पास लाइबिलिटी इतनी अराइज हो रही है, और तुम ये जो तुम्हारा बैलेंस बचा है, या तो तुम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, या तो तुम इसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हो इन दी फॉर्म REG 01 में तुम इसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे TDS भी क्लेम हो जाएगा। तो तुमको सब समझ में आ गया ना कि ना, जैसे कि तुम्हारा टैक्स ऑन आउटवर्ड जो तुम्हारा सप्लाई था, वो तुम्हारा 6 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो तुम्हारा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई तुम्हारा इतना इतना था, तुमको इतना इतना तुमको देना था। लेकिन तुम ITC जो तुमने पहले टैक्स पे कर दिया है, वो तुम यहाँ पे क्लेम कर दिए कि 24,000 6,900 ठीक है। तो तुमको इतना इतना टैक्स बस तुमको पे करना था एक तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में तुम्हारी लाइबिलिटी ऑफ द सच टैक्स पेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो तुमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया उसका तुम ITC ले सकते हो, ITC ले सकते हो। और कैश लेजर में तुम ना कैश बैलेंस के थ्रू तुम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। तो देखो तुम कैसे डिपॉजिट करोगे कैश लेजर में, तुम वही क्रेडिट डेबिट UPI इंटरनेट बैंकिंग NEFT RTGS से, और तुम ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक जा कर के तुम क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तुम कैसे तुम वेरियस मोड से तुम डिपॉजिट कर सकते हो। तो तुम डिपॉजिट कैसे करते हो, तो डिपॉजिट करने के लिए ना एक चालान इशू होता है। तुम चालान पे जाकर तुम जाओगे GST वाले वेबसाइट पे, चालान पे क्रिएट करोगे चालान, और इनके थ्रू तुम पेमेंट करोगे तो तुम्हारे ई कैश लेजर में तुम्हारा शो कर देगा। ओवर द काउंटर ऑफ द पेमेंट का मतलब क्या है कि ना वो बंदा ना ऑथराइज बैंक से ना तुम्हारे लिंक है ही नहीं। तो ऑथराइज बैंक से अगर तुम लिंक नहीं हो तो तुमको सिर्फ 10,000 तक का ही तुम काउंटर में जाकर के पेमेंट कर सकते हो। और जब तुम बैंक के काउंटर में जाकर 10,000 का पेमेंट करोगे या उससे कम का, तो वो तुम्हारे ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन 10,000 काउंटर ओवर द काउंटर लिमिट 10,000 ये किस पे अप्लाई नहीं करेगी। अगर मान लो तुम्हारे ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, उसने इतना इतना सब चीज़ किया, रिकवर किए तुमसे ड्यूज वूज, अब वो तुमसे ये नहीं करेगा कि तुम ही जाके जमा करो, नहीं, वो खुद जा कर के जमा कर देगा। तो उसके ऊपर ना ऑफिसर डायरेक्टली ओवर द काउंटर जा कर के पे कर देगा जो भी तुमसे रिकवर किए हैं ड्यूज, इंक्लूडिंग थ्रू द प्रॉपर्टी
जो भी तुम्हारा उसने प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज, तो वो जा कर के जमा करते, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैश चेक डिमांड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर, जो भी कलेक्टेड होता है ऑफिसर के द्वारा, तो वो भी जा कर के वो डिपॉजिट कर देगा। या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अदर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्स है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्स है, तो वो भी ओवर द काउंटर जा कर करेगा। तो अगर गवर्नमेंट जाके करे तो उसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। मैक्सिमम 10,000 का, इसके ऊपर एक तो प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर ऑथोराइज जो रिकवर किया, दूसरा तो गवर्नमेंट, इनके ऊपर तुम्हारी लिमिट अप्लाई नहीं होती है। अब जैसे कि ई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, तो जब तुम देखोगे तो इस तरीके से एक मेजर हेड होता है और एक अंदर माइनर हेड होता है। यहाँ पे तुम्हारा लिखा रहेगा, और ये मेजर जैसे कि IGST, CGST, SGST, UTGST, सेस, और ये सब तुम्हारे मेजर हेड हो जाएंगे। और माइनर ऐसे जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर। जैसे कि ना तुमको टैक्स के लिए तुमको करना है, तुमको कैश लेजर में, तो तुम टैक्स पे जा करके कहोगे कि हाँ मुझे IGST के टैक्स अमाउंट में मुझे इतना डिपॉजिट करना है, तो वो उतना डिपॉजिट कर देगा। तो जो तुम्हारा टैक्स होगा वो उतने में से कट कर तुम उतना उसको टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है। और GST ई चालान के थ्रू तुम अलाउ करोगे इन सब चीज़ों से। जब तुम GST ई चालान इलेक्ट्रॉनिक चालान से फ्यू जब तुम अराइज करते हो, तो वो ई चालान जो होता है वो वैलिडेट कितने 15 डेज के लिए वो वैलिडेट होगा। देखो, जो जो तुम्हारा ई कैश लेजर होगा, जो यहाँ पे ई कैश लेजर है, ये तुम पे करते हो तुम किसी भी लाइबिलिटी को, तो यूज़ होता है पे एनी लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर तुम्हारा एनी अमाउंट अवेलेबल वन मेजर हेड या माइनर हेड में, या तो मान लो तुम्हारे टैक्स में तुम्हारा अवेलेबल अमाउंट है, या तो तुम्हारा IGST में तुम्हारा कोई अवेलेबल अमाउंट है, तो वो तुम ट्रांसफ़र कर दे सकते हो अदर मेजर और माइनर हेड में। तो तुम यहाँ के ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ के टैक्स अमाउंट में या यहाँ के इंटरेस्ट अमाउंट में तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन कब तुम ट्रांसफ़र करोगे, ये तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो GST PMT 09 से, PMT 09 से तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, और फिर तुम उस हेड का तुम पे कर सकते हो लाइबिलिटी, देन तब तुम यूज़ कर सकते हो पे करने के लिए लाइबिलिटी। और जैसे कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ई कैश लेजर में उसका सम अवेलेबल है फॉर IGST CGST टू डिस्टिंक्ट पर्सन, ई कैश लेजर of the IGST or CGST only if registered person does not have liability in his e-liability ledger। मान लो कि दोनों क्या होता है, पहले रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। पुणे की ब्रांच में कैश लेवल में एक्सेस पड़ा हुआ था, और लाइबिलिटी मेरे दिल्ली के ब्रांच में क्या करती है, दिल्ली के ब्रांच में मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है, अराइज हो रही है। तो कैश लेजर पड़ा था, तो PMT 09 की वजह से कि मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन कब शिफ्ट करूँगा, जब मेरे पुणे की लाइबिलिटी नहीं हो। अगर मेरे पास कैश लेजर बचा पड़ा है और पुणे की लाइबिलिटी है, तो पहले भाई मैं उसको पेमेंट करूँ कि मैं पहले ही ट्रांसफ़र करूँ, नहीं पहले उसको पेमेंट कर दूँ, उसको पेमेंट करने के बाद कुछ बच जाए तो तुम दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हो। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। और कोई भी तुमको रिफ़ंड क्लेम करना है, तो तुम अगर अमाउंट बचा हुआ है तो तुम क्लेम कर सकते हो, ऑफ कोर्स इज़ डेबिटेड। तो क्या हो जाएगा, जब तुम रिफ़ंड क्लेम करोगे तो ई कैश लेजर ना पहले क्रेडिट था तो अब डेबिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा रिफ़ंड रिजेक्ट हो जाता है तो वो फिर से क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारा। तो यही बोल रहा है कि जब तुम डिपॉजिट करोगे तो ई कैश लेजर क्रेडिट होगा, लेकिन जब तुम्हारा रिफ़ंड करोगे तो डेबिट हो जाएगा। जब रिफ़ंड रिजेक्ट हो जाएगा तो ये फिर वापस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और तुम्हारा डेबिट तब होता है जब तुम पेमेंट के लिए वो करते हो। देखो, उसके बाद आता है तुम्हारा CPIN। देखो यहाँ पे जब क्रेडिट अमाउंट होता है, क्रेडिट इसमें TDS और TCS भी तुम क्या होता है क्लेम कर सकते हो। ये यहाँ पे आता है TDS और TCS। क्रेडिट में वही लिखा है कि ना तुम मतलब कि ना तुम इंटरनेट और बैंकिंग से तुमने क्या कर दिया है, तुमने ई कैश लेजर में तुमने बैंक से ट्रांसफ़र किया ई कैश लेजर में टूवर्ड्स द इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स, लेट फीस तुमने डिपॉजिट किया है एक तरीके से, ये मान लो। व्हाट इज CPIN। देखो CPIN क्या होता है, जैसे ही तुम जनरेट करोगे चालान, तो जैसे ही तुम्हारा चालान क्रिएटेड हो जाएगा सक्सेसफुली, जनरेट हो जाएगा टैक्स पेयर के द्वारा सक्सेसफुली, तो वो 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर देता है। और CPIN वैलिड होता है फॉर दी 15 डेज। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि CPIN जब भी एवरी चालान जनरेटेड कर दो तो 14 डिजिट का एक
CPIN आता है, और ई चालान हैज़ बीन वैलिडेटेड फॉर 15 डेज। तुम एवरी चालान तुम जनरेट कर रहे हो, तो तुम जनरेट करोगे तो जैसे कि तुम अपने बैंक अकाउंट से कटवाओगे पैसा, तभी ना तुम्हारे उसमें क्या कहते हैं, ई कैश लेजर में आएगा। तो जैसे ही बैंक अकाउंट जब तुम्हारे मतलब जनरेट करोगे, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा तुम पेमेंट अगेंस्ट करोगे चालान, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट ना एक रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं जिसको BRN बोलते हैं। और जैसे तुम्हारे ई कैश लेजर में बैलेंस आ गया, जैसे कि ये 50-50 हज़ार आ गया, और तुम्हारी लायबिलिटी है ये पे करने के लिए, जैसे ही तुम ये पे कर दोगे और ऑथराइज बैंक को रिसीव्ड हो जाएगा, गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, तो ना तुम्हारा ना सिन जनरेट होता है। इट इज़ जनरेटेड बाय ऑथराइज बैंक। पेमेंट एक्चुअली रिसीव्ड हो गई है और तुम्हारा सिन जनरेट हो, वो 18 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद these are a branches of authorized bank and authorized to collect the payment of a GST। मतलब ये जो होते हैं ना, ये बैंक के द्वारा ऑथराइज कर हुए रहते हैं कि ना तुम GST कलेक्ट कर सकते हो। नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होते हैं कि तुम GST कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें हैं CPIN, CIN और ये दोनों। PMT-06 क्या होता है? PMT 6 से स्टार्ट होता है। देखो PMT-06 ये जब तुम क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो चालान, तब ये PMT-06 में तुम ई चालान फॉर्म PMT-06 में तुम जनरेट करते हो ई चालान। चालान के थ्रू ही तुम्हारा जो ये अमाउंट आता है, इसमें चालान के थ्रू तुम क्या करते हो, तो जैसे ही तुम जनरेट करोगे चालान, उसमें बैंक में अपना बैंक वाला दोगे, उस बैंक से पैसा कटेगा, तुम्हारे ई कैश लेजर में आएगा। तो अगर तुम NEFT, RTGS, IMPS से पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी क्या होता है, सबमिट करना पड़ता है मैंडेट फॉर्म टू दी बैंक। आफ्टर NEFT, अगर NEFT से पे कर रहे हो तो बैंक को मैंडेट फॉर्म बैंक को सबमिट करना होगा, वो भी वैलिड होगा 15 डेज़ के लिए। और जो तुम PMT-06 से तुम जनरेट कर रहे हो चालान, वो भी वैलिड होगा तुम्हारा 15 डेज़ के लिए। और जैसे ही तुम क्या होता है, ये तुम्हारा सीन तो तुमको पता है। अगर तुम्हारा ना तुम ना क्या करते हो, तुम चालान को जनरेट किए हो तो सीन जनरेट होता है, लेकिन तुम्हारा चालान तुम किए क्रिएट कर दी हो, और लेकिन तुम्हारा ना सीन तुम्हारा जनरेट नहीं हुआ है, तो तुम PMT-07 में फॉर्म यूज़ कर सकते हो PMT-07 का, और तुम फाइल कर 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 करके उसको सही करवा सकते हो। कंप्लेंट फॉर्म है एक तरीके से PMT-07। अगर तुम्हारा सीन जनरेटेड नहीं होता है तो तुम उससे यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि तुमने आज पेमेंट किया, आज 20 तारीख को तुमने पेमेंट किया, लेकिन तुम्हारा सर्वर चल नहीं रहा था, और वो पेमेंट गवर्नमेंट को मिला 23/23 को, तो ना वो माना जाएगा कि गवर्नमेंट को 23 को मिला है। मतलब इसका मतलब तुमने 23 को पेमेंट किया है, और तुमको 3 दिन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट लग जाएगा। तुम्हारा 3 दिन का तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारा लग जाएगा। जैसे ही मान लो जैसे तुमने किसी से लिया, और मान लो ECO ने तुम्हारा मतलब TCS काट लिया, या तुम्हारा लोकल अथॉरिटी ने तुम्हारा TDS काट लिया है, तो जैसे तुमको काटा है, लेकिन तुमको वो बाद में तुमको एक तरीके से ई कैश लेजर में मिल जाता है वापस। काट लिया तो वो तुमको बाद में ई कैश लेजर में मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में TDS और TCS लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद से एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मान लो कि तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, और तुमको ना GST का तुमको पेमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो तुम टेम्परेरी ID का यूज़ करके तुम ना जनरेट कर सकते हो GST पोर्टल में, और टैक्स पे कर सकते हो। जनरेट करके तुम टैक्स पे कर सकते हो। तुमने जैसे 50,000 का यहाँ टैक्स में यहाँ पे डिपॉजिट किया। अब क्या होता है, कैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन ही इधर उधर घूम सकता है, कि अगर तुम्हारा एक मेजर हेड या माइनर हेड में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो तुम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे मेजर और माइनर हेड में। ये तुम किस में करोगे, ये फॉर्म PMT-09 में करोगे, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारा क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकता है। और अगर तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो,
रजिस्टर्ड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन में मतलब तुम्हारा ब्रांच पुणे में है, तुम्हारा दिल्ली में तुम्हारा ई कैश का लेजर तुम्हारा पुणे में पड़ा हुआ है लेकिन तुमको दिल्ली में चाहिए तो तुम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन भले ही तुम्हारे पुणे में ई कैश लेजर पड़ा लेकिन तुम्हारे पुणे में लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए तो तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यही यहाँ पे बोला है कि फॉर्म PMT 09 में तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर तुमने गलती से, जैसे कि मुझे IGST में इंटरेस्ट में मुझे पैसा जमा करना था लेकिन मैंने गलती से टैक्स में पैसा जमा कर दिया तो तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो कि जैसे ये ईयरनेस फॉल्ट हो गया, ईयरनेस डिपॉजिट हो गया, या तुम्हारा अनयूटिलाइज बैलेंस है तो तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, या डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में तुम ऐसे कर सकते हो। वही फिर उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर से तुम पे कर सकते हो, और ये दोनों वही चीज़ है। मान लो कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर है, और रिसिपिएंट, मान लो अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर है और सप्लायर और RCM में रिसिपिएंट को टैक्स देना है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर है तो रिसिपिएंट को 30 दिन के अंदर रजिस्टर कंपलसरी होना पड़ता है। बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे कि तुमने जब परचेज़ किया था तो तुमने टैक्स पे किया था, तो जैसे ही तुमने टैक्स पे किया और तुमने ITC उसने GSTR 1 क्लेम किया तुम्हारा 2B में ITC में तुमने ITC अवेल हो गया, टेकन और क्लेम्ड हो गया, और जब तुम ITC यूटिलाइज़ करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, गलत बोल दिए होगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ITC अवेल्ड हुआ है और जैसे ही तुम यूटिलाइज़ करोगे तो तुम्हारे डेबिट हो जाएगा। तो अवेल में तुम्हारा क्रेडिट हुआ और जब यूज़ कर लोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो इसीलिए हुआ है ITC अवेल्ड में क्रेडिट हुआ है, जैसे ही तुम यूज़ कर लोगे डेबिट हो जाएगा। अगर तुमने रिफ़ंड मांगा है ITC का तो तुम्हारा ये डेबिट हो जाएगा, और रिफ़ंड कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे कि RCM की लाइबिलिटी है, वो ई कैश लेजर से ही पे करोगे, ई क्रेडिट लेजर से नहीं पे करोगे, क्योंकि RCM में ITC नहीं मिलता है। तो ई क्रेडिट लेजर मतलब क्या होता है, एक तरीके से ITC, और ITC तुम तभी अवेल कर सकते हो, तभी तुम कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो जब तुमने आउटपुट टैक्स का तुमने पेमेंट करो। आउटपुट टैक्स का मतलब जैसे तुमने अवेल कर दिया, लेकिन जब तक तुम आउटवर्ड सप्लाई नहीं करोगे, मतलब किसी को तुम सामान बेचोगे नहीं और उससे तुम टैक्स नहीं लोगे और उसको तुमको गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, तब तक तुम ना क्या कर सकते हो, ITC का वो ले ही नहीं सकते हो, यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। तो यूटिलाइज जब तुम आउटपुट की लाइबिलिटी करोगे तब तुम ITC का यूटिलाइज़ कर सकोगे। तभी ना होता है कि आउटपुट लाइबिलिटी लेस ITC। STR 3B पेमेंट कर रहे होगे तो तुमको आउटपुट लाइबिलिटी में लेस करना पड़ेगा ITC, तब तुम ITC का क्लेम कर सकते हो। 3B तुमको 12 को 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ में फाइल करना पड़ता है, और GSTR तुम्हारे 11 या 13 को नेक्स्ट ऑफ द मंथ तुमको फाइल करना पड़ता है। देखो इसमें क्या होता है ना कि IGST में अगर बचा होगा फिर CGST, फिर SGST में, फिर CGST का सिर्फ CGST में या तो IGST में बचा होगा तो SGST UTGST का पहले SGST UTGST में, फिर बचा होगा तो IGST में। ठीक है। ई क्रेडिट लेजर इनपुट टैक्स सेल्फ असेस डेबिट होगा जब पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्स होगा। तुम GST या 3B का तुम रिफंड मतलब रिटर्न फाइल करोगे 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ में, तो अपने सेल्फ एसेस से तुम ना ITC का ना तुम ना मतलब तुम ITC का सेल्फ एसेस से लोगे। मतलब जब GST या 3B का तुम 20 ऑफ नेक्स्ट तो सेल्फ एसेस से तुम ITC लोगे, सेल्फ एसेस से। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है, RCM के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, पेमेंट ऑफ अदर लाइबिलिटीज़ के लिए तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। कैश लेजर का तुम ना लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए यूज़ करोगे, कैश लेजर तुम क्या करोगे, लाइबिलिटी के लिए पेमेंट के लिए यूज़ करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर आता है, तो ना जब तुम बताओगे कि मैंने इतने लोगों को सेल किया है, इतने लोगों से मैंने इतना ना टैक्स कलेक्ट किया है, तो तुम सेल्फ असेस लाइबिलिटी करोगे, तो उससे तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब उससे ना तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा,
मतलब डेबिट हो जाएगा उससे। फिर जैसे ही ना तुम ना पेमेंट मेड करोगे ई कैश लेजर के थ्रू, तो तुम्हारा लायबिलिटी, तुम्हारा मतलब क्रेडिट साइड, तुम्हारा मतलब लायबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब तुम्हारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। और जैसे ही तुम क्रेडिट लेजर क्लेम करोगे, तुम्हारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारा डिमांड रेज बाई दी डिपार्टमेंट का कोई डिमांड रेज की, तो वो एक्सपेंसेस को बढ़ा देगी। अब तुम कैसे डिस्चार्ज करोगे, किस किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्चार्ज करोगे। सेल्फ एसेस टैक्स अगर कोई प्रीवियस पीरियड का है तो पहले वो लोगे, फिर उसके बाद सेल्फ एसेस टैक्स अगर कोई करंट पीरियड का है तो वो लोगे, और फिर डिपार्टमेंट में जो डिमांड रेज की है फिर वो लोगे। यहाँ पे सेल्फ एसेस टैक्स एंड अदर ड्यूज, ये अदर ड्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना, ये गेम चेंज कर सकता है। अदर ड्यूज का मतलब क्या होता है, मीन्स इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, ठीक है। तो यही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो ये सेल्फ एसेस टैक्स है, तुमको कैसे पता चलता है। जैसे ही तुम GSTR 1 फाइल करते हो, तुम गवर्नमेंट को बताते हो कि तुमने इतना इतना सेल किया है, इतना इतना टैक्स कलेक्ट किया है। तो गवर्नमेंट को लगता है जब तुमने इतना इतना टैक्स लोगों से कलेक्ट किया है, तो तुम हमको जो पे कर रहे हो उसने तुमने उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर से क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। मतलब प्रिज्यूम द टैक्स सब्स्टिट्यूशन पास, स्टूडेंट पे पास कर दिया, जो हम लोगों ने टैक्स अमाउंट लगाया था वो तुमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। ऑन डिलेड पेमेंट में पहला पेमेंट डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। डिले पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ है कि ना, जब ना तुमने अप्रैल में जो तुमने आउटवर्ड सप्लाई किया है उसका तुमने मई में तुमको GSTR 3B में रिटर्न फाइल करनी थी, तुमने उसका रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। तुमने उसका रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। अब जो तुमने फाइल ही नहीं रिटर्न किया है, तो तुमने ITC तो क्लेम नहीं किया होगा, और तुमने जा करके 10 जुलाई को GSTR 3B में रिटर्न फाइल किया है। तो जब तुम जुलाई में GSTR 3B में रिटर्न फाइल कर रहे होगे, तो आउटवर्ड सप्लाई जो तुमने टैक्स लाइबिलिटी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी इतना तुमको देना था, ठीक है। उसमें से ITC तुमने इतना पहले तुमने दे दिया है जब तुमने इन्वर्ट किया था 1,50,000, ठीक है। और तुमको मान लो ये 20 लाख है और ये 15 लाख है, तो मतलब 20 लाख का तुमने आउटवर्ड टैक्स आउटवर्ड किया है, और तुमने ITC तुमने 15 लाख का पहले दे लिया है, तो तुमको 5 लाख का तुमको अभी पे करना है। तो तुमने डिले किया है, तो वो तुम्हारा 5 लाख पे लगेगा, ना कि तुम्हारा 20 लाख पे। तुमको इतना इतना तुमको गवर्नमेंट को पे करना था, ठीक है। और तुमने क्या किया है, ITC इतना इतना तुमने यूटिलाइज़ कर लिया है, यूटिलाइज़ किया है, इससे कम हो गया अमाउंट। अब तुमको अल्टीमेटली सिर्फ इतना इतना तुमको गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। जिसमें से ना, जैसे 18,000 तो IGST का था और 24,000 यहाँ पे IGST है। तो IGST का जो तुम्हारा पैसा बच रहा है, वो तुम किसी भी प्रोपोर्शन में इन दोनों में CGST और SGST में यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1:1 लिया है। बात से क्या होता है ना, जब तुमने डीले नहीं, तुमने तुमने ना क्या किया, तुमने 20 को 20 मई को तुमने GSTR 3B फाइल कर दिया, और तुमने अमाउंट तो 5 लाख का टैक्स है गवर्नमेंट को जमा कर दिया। लेकिन फिर तुमको 10 जुलाई को ये पता चलता है कि एक इन्वॉइस था GST ऑफ द 50,000, 50,000 का, 50,000 का तुमको टैक्स गवर्नमेंट को देना था। उस पर 50,000 का टैक्स था, मान लो कि 50,000 10% होगा तो 5 लाख का 10%, मतलब कि अगर 1% भी है तो उस अमाउंट पे तुमने 50,000 का GST तुमने कलेक्ट किया था, वो को तुमको गवर्नमेंट को देना था, लेकिन तुमने दिया नहीं। तुम 3D में अपडेट ही नहीं हुआ, 3B में अपडेट ही नहीं हुआ, तुमने ये 3B में अपडेट नहीं हुआ। सप्लाईज का अप्रैल में हुआ था, तो शॉर्ट पे हो गया। तो शॉर्ट पे जब हो गया, तो फिर तुमने 10 जुलाई को इसका पेमेंट कर रहे हो, तो 10 जुलाई को जब पेमेंट को, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। तो इंटरेस्ट अब तुम ITC उसमें से लेस नहीं करोगे, अब तुमको 5 लाख पे ही, 50,000 पे ही तुमको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे तो तुमने ITC क्लेम कर लिया है ना। बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द रॉन्गफुल अवेल्ड ITC। अब देखो, यूटिलाइजेशन भी है और अवेल्ड भी है। अवेल्ड ITC मतलब ना, तुमने क्या किया ना, तुमने गलती से तुमने कुछ इनवर्ड सप्लाई की नहीं थी 1,25,000 की, लेकिन तुमने ना उस ITC को तुमने अवेल्ड कर दिया। तो अवेल्ड किया तो वो तो क्रेडिट में आ गया, लेकिन इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अवेल्ड करने पर नहीं होता है। लेकिन अवेल्ड किया, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिख रहा है कि ये जो
उसने ना तुमने ना उसका यूटिलाइजेशन किया, तो यूटिलाइजेशन सिर्फ ना तुमने 75,000 का यूटिलाइजेशन किया। अ, तो जब तुमने 75,000 का यूटिलाइजेशन किया होगा, वहाँ से कैलकुलेटेड होगा नेक्स्ट डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन से लेके जब से तुमने डेट ऑफ द रिवर्सल या पेमेंट ऑफ द सेम, जब तक तुमने आईटीसी का रिवर्सल ना कर दिया या उसका पेमेंट नहीं कर देते। मतलब कि ना तुमने 75,000 का यूटिलाइजेशन किया है, तो जब तक तुम 75,000 का यूटिलाइजेशन नहीं कर देते तब जब तुम, जैसे कि तुमने यहाँ पे हुआ तुम नवंबर दिसंबर, और तुमने जाकर अप्रैल में या मार्च उर्च में तुमने उसका यूटिलाइजेशन का पेमेंट किया, तब वहाँ तक का तुमको वहाँ तक का तुमको, जैसे तुमने 10 मार्च को जा करके 75,000 का पेमेंट किया, तो रिवर्सल किया, तो वहाँ तक का तुमको इंटरेस्ट लगेगा। तो वो इंटरेस्ट तुम्हारा 75,000 पे लगेगा। 50,000 पे तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने 75,000 का सिर्फ यूटिलाइजेशन किया। अब तुम बोलोगे कि नेक्स्ट डे ऑफ द डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन से लेकर के यहाँ पे बोल रहे नेक्स्ट डे ऑफ द डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन रिवर्सल ऑफ द पेमेंट, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गफुल अवेल्ड, अगर तुमने इफ़ अमाउंट क्रेडिट किया है, लेजर मतलब अवेल्ड किया हुआ है, लेकिन रॉन्गफुली अवेल्ड आईटीसी किया है ड्यू टू द पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू रिटर्न, और तुमने पेमेंट कर दिया है टैक्स थ्रू रिटर्न से, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ द फाइलिंग, जो भी अर्लियर होगा। तो नवंबर का तुम ड्यू डेट क्या है, 20 तारीख को तुमको ड्यू डेट है, लेकिन तुमने उसका फाइलिंग किया है तुम्हारा 25 का, जो भी अर्ली होगा, मतलब 20 से लेकर के जब तक तुम्हारा रिवर्सल नहीं हुआ है 10 मार्च तक का, तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट लग जाएगा। और यहाँ पे इफ़ अमाउंट क्रेडिट लेजर में फॉल हुआ है बिलो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी अदरवाइज। अमेंडमेंट ये कहता है कि कैश लेजर में जो बैलेंस होगा तुमने ड्यू डेट से पहले डाल रखा होगा। मान लो कि अगर ना क्या कहते हैं जनवरी का है, और तुम 20 फरवरी तुम्हारी ड्यू डेट है, उससे पहले तुमने कुछ अमाउंट कैश लेजर में डाल रखा है, तो उतने पे तुम्हारा टू दी एक्सटेंट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यह अमेंडमेंट आया हुआ है, और यही चीज़ बात बोल रहा है, और ये भी चीज़ बात बोल रहा है। एक्सेस आई टी यूटिलाइज मीन्स आई टी सी रॉन्गली अफेल माइनस आई टी सी बैलेंस इन द क्रेडिट लेजर की लाइबिलिटी है, और ड्यू डेट से पहले तुम्हारे कैश लेजर में 50,000 पड़ा था, तो 50,000 पे ही लगेगा। मेरे ख्याल से ये ना शॉर्ट का नहीं है। मान लो कि 1 लाख की लाइबिलिटी पड़ी हुई थी, अभी तक तुमने कोई पेमेंट तुमने किया नहीं है, तो तुमने क्या होता है 1 लाख की लाइबिलिटी, या ग्रॉस में भी देख लो, 1 लाख के लिए मतलब लाइबिलिटी पड़ी हुई थी, लेकिन वो ड्यू डेट से पहले तुम्हारे कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ, तो जितना बैलेंस पड़ा हुआ उसको माइनस करने के बाद तुम उस पर करोगे। यहाँ पे आउटपुट में 1,50,000 की थी, तो 1,50,000 और उसमें कैश लेजर में इतना पड़ा हुआ था, और ये मतलब ये शॉर्ट पेड का नहीं है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का ले लोगे। 1,50,000 माइनस 70,000 प्लस आरसीएम लाइबिलिटी भी कैश लेजर से जाती है, तो प्लस 40,000, और तुम्हारा कैश लेजर में 20,000 पड़ा ही हुआ था फेब टू अप्रैल, तो तुम्हारा उस 20,000 पे नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट जो होगा तुम्हारा, ये बोला है कि